टीजीटी और पीजीटी स्पेशल के इस वीडियो में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत। विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज नोन एज बेस्ट नेचर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे तो बहुत सारे पोएट्स हैं, बट नेचर पोएट्स के रूप में जिन कवि का सबसे ज्यादा महत्व है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत सारी बातें नेचर के रेफरेंस में कही गई हैं। उसका कारण बहुत सारा है, लेकिन मुझे लगता है कि ही वॉज बॉर्न इन 1770 में इनका जन्म होता है और केवल 8 साल के बाद ये अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। इनकी मां की डेथ हो जाती है 78 में, 78 में। तो बिना मां का ये बच्चा प्रकृति की वादियों में गोद में खेलता था, सुनता था, देखता था। इसका इम्पैक्ट जो इसके ऊपर पड़ा, उसी ने इसे प्रकृति का बहुत बड़ा कवि बना दिया। विपत्ति जब सामने आती है तो उसमें से जो क्षण के निकलता है वो वीरत्व का गुण निकलता है, और यही इस बच्चे के अंदर आया था। खैर, बच्चा उस जमाने में था, अब तो खैर ये बहुत बड़ा नाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 1770 एंड डाइड इन 1850। इसके डेट को भी याद रखिएगा। हालांकि इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने आपको दिया था 7 अप्रैल, ये याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1770, और वहीं यहां इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल, जिसे आप लोग सेंट जॉर्ज डे के रूप में भी मनाया जाता है इंग्लिश में। सेंट जॉर्ज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। याद करने का तरीका 7 अप्रैल और 23 अप्रैल, 1770, 1850। जब बात डेट की हो रही है तो 1775 एक डेट है। किसका है? चार्ल्स लैम्ब का। बिल्कुल, द प्रिंस एमंग इसेइस्ट करके इनको कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब। क्यों बताए हैं? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सबसे फास्ट फ्रेंड है एसटी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन के ऊपर एसटी कॉलरिज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इनकी डेथ होती है 1834 में, इनकी एसटी कॉलरिज की। अब देखिएगा 1775 चार्ल्स लैम्ब का और 1834 चार्ल्स लैम्ब का डेथ भी है। दोनों देखिएगा, कोरिलेट करिएगा, बिल्कुल इसी से याद करिएगा। 1770 इनका है वर्ड्सवर्थ का, 1775 चार्ल्स लैम्ब का है, 1834 चार्ल्स लैम्ब का भी डेथ है, और एसटी कॉलरिज भी 1834 में एक्सपायर किए थे। चलिए, डेथ के बाद 23 अप्रैल तो आपको याद ही होगा, विलियम शेक्सपियर वाले वीडियो में भी हम लोगों ने इस पे बात किया था। तो 1770 और 1850 ये 2 डेट आपको याद करके चलना है इनके रिफरेंस में। ठीक, 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, यह है कि इनके पिताजी का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। इस पे भी हम लोग बात कर चुके थे पहले, क्योंकि टीजीटी स्पेशल, पीजीटी में भी तो वर्ड्सवर्थ है, लेकिन टीजीटी स्पेशल में जो 4 महत्वपूर्ण राइटर है, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गाल्सवर्दी, इन चारों लोगों के पिता लोगों का नाम जॉन है, और माता का नाम है एनी कुक्सन। ये याद रखिएगा। याद करने का तरीका यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनी कुक्सन वर द पेरेंट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जॉन वर्ड्सवर्थ वर द पेरेंट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ टोटल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद कर लेना, लेकिन जो इनकी एक बहन है डोरथी वर्ड्सवर्थ, जो कभी शादी नहीं की और लाइफ टाइम तक अपने भाई के साथ बनी रही, डोरथी वर्ड्सवर्थ। आगे वो उसकी डेथ होती है इनके 5 साल के बाद 1855 में। अगर याद करना है आपको तो चार्ल्स लैम्ब जिनकी हम बात किए थे, इनकी एक बहन थी, इनकी डेथ हुई थी 47 में, 1847 में। उसका क्या नाम था? मेरी लैम्ब, जिसने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में चार्ल्स लैम्ब की बहुत मदद की थी। उसकी डेथ हो जाती है 1847 में। इनका याद कर लीजिएगा, दोनों बहनों का डेट आपको सीक्वेंस में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स लैम्ब की भी बहन थी मेरी लैम्ब, और विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बहन थी। दोनों का समकालीन है, कंटेम्पोररी है, तो याद करने में आसानी रहेगी आपको। जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर हैं और एनी कुक्सन इनकी मां का नाम था। अब इनके लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण डेट आता है 1770 तो है इनका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दूसरा
डेट जो है इनके लाइफ का है 1778, जिसमें इनके मदर की डेथ हो जाती है। कब? 1778 में। 1 year later, in 1779, his father sent him to Hawkshead School in his village to a relative. एक रिश्तेदार के घर इन्हें भेज देते हैं पढ़ने के लिए। कब? 1779 में। 1 साल के बाद ये पढ़ने के लिए स्कूल में चले जाते हैं। कहां पे जाते हैं इसे देख ले, हॉक्सेट ग्रामर स्कूल। ओके, खैर बड़े होते हैं और जब माँ की डेथ हो जाती है तो डोरथी वर्ड्सवर्थ को भी एक रिलेटिव के यहाँ भेज दिया जाता है। 1778 में इनकी माँ की डेथ होती है और इसी डेट को अब इंटरचेंज करिए, 78 की जगह 87 कर दीजिए। ये सेंट जॉन कॉलेज में, ऐसे कोरिलेट करके याद करिएगा, सेंट जॉन कॉलेज में, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में इनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको भेजा जाता है। पठन पाठन के इसी क्रम में इसी 1787 में जब सेंट जॉन में जाते हैं तो कहा जाता है कि 1770 और 87 केवल 17 वर्ष की अवस्था में he wrote a sonnet for European magazine के लिए जो पहला वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का आता है वो कब लिखते हैं? 1887 में। इसके बाद 1791 या 90 में ये निकल जाते हैं फ्रांस, एल्प्स, इटली, कई जगह के टूर के लिए ये निकल के चले जाते हैं। इसके बाद इनको डेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1791 में ही ये फ्रांस जाते हैं। कहा जाते हैं? फ्रांस। एंड ही मेट अनीता वॉलन, द डॉटर ऑफ ए सर्जन। एक वहां पे डॉक्टर होते हैं, उनकी जो बेटी होती है अनीता वॉलन, इसका नाम था एनीटी वॉलन करके आप इसे याद करेंगे। तो इनसे विलियम वर्ड्सवर्थ का लव अफेयर होता है और वो लव अफेयर बहुत ही सीरियस होता है। इसी की वजह से 1792 में एक पुत्री कैरोलिन नाम की एक डॉटर इनकी पैदा हो जाती है, बट विदाउट मैरिज। इसके बाद फ्रांस में रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है। दोनों देश में युद्ध होता है, इंग्लैंड और फ्रांस में, जिसके वजह से ये वापस चले आते हैं। और इस बीच में करीब करीब ये 8-9 साल तक अपनी बेटी से, कैरोलाइन से मिल नहीं पाते हैं, अनीता वॉलन से मिल नहीं पाते हैं। खैर, जब स्थिति सामान्य हुआ, युद्ध छटा, संकट हटा, तो ये वहां पे सब कुछ देखने जाते हैं कि चीजें कैसी चल रही है। लेकिन वहां जाने के बाद अपनी बेटी से और उसकी माँ से, अनीता वॉलन से मिलने के बाद जब वापस आते हैं तो 1802, ये डेट याद करिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में जो इस डेट का महत्व है बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे इनके मेजर वर्क जो है वो इसी के आसपास शुरू हुए थे। 1802 ये जब अपनी बहन डोरोथी को लेके फ्रांस जाते हैं तो कैरोलिन से मिलते हैं, कैरोलाइन से मिलते हैं और अनीता वॉलन से सारे मैटर को सेटल करके जब ये वापस आते हैं तो एक नया नाम इनके जीवन में आता है, मेरी हचिंसन। मेरी हचिंसन से ये शादी कर लेते हैं, जो पेनरी की एक जगह है, पेनरी की एक जगह है जहां पे ये दोनों मीन्स हचिंसन और वर्ड्सवर्थ दोनों एक स्कूल के मेट थे, क्लास में सहपाठी थे, दोनों साथ पढ़ते थे। तो उसी से जो इनकी रिलेशन में भी आती थी, कहीं कजिन वजिन थी, उससे फिर यहाँ पे ये शादी होकर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। तो अगर पत्नी के रूप में, स्पाउस के रूप में नाम पूछेगा तो मेरी हचिंसन, और लव अफेयर पूछ लेगा तो अनीता वॉलन, शी वाज द डॉटर ऑफ सर्जन इन फ्रांस। And after taking the final degree from Cambridge University, when he started his journey, his tour, his excursion, then he met Anita Wallin
and their love affair was so serious that she gave a child. Her name was Caroline. और उसी समय 1792 में जब उनका जन्म होता है कैरोलिन का, तो 1793 इनके लाइफ का पहला वर्क आता है। हालांकि यूरोपियन मैगजीन के लिए इन्होंने केवल एक सोनेट लिखा था, लेकिन अब जो वर्क आता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नोट कर लीजिएगा, डेट ये पूछता है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और एक सोनेट लिखते हैं उसी के समय में इवनिंग वॉक। तो ये जो दो डेट है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और दूसरा क्या है, इवनिंग वॉक। यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे जैसे डेट की हम बात करेंगे तो बीच में एक छोटी सी घटना घटती है जो इनके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देती है, और वो डेट है 1795। अब इसे भी हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो इसमें देखेंगे तो आपको 3-4 चीजों को कवर करना होगा। एक डेट आता है बेटा 1795। तो जैसे ये डेट आपको कभी मिले तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि यार ये तो जॉन कीट्स का डेट ऑफ बर्थ है। इसी साल कीट्स पैदा हुए, और कीट्स पे बात हो रही है तो 1821 याद कर लीजिएगा। जैसे 95 की बात करेंगे तो 1792 ये शैली का है, याद करिएगा। और जहां ये आ गए 1830। तो ये दो डेट में क्यों यहाँ बीच में लाया हूं, उसका कारण है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेट को लेके सवाल जब पूछेगा तो आप खट से रिलेट कर लीजिए। रिलेट करेंगे तो आपको ताकत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि दो डेट को जब आपस में मिलाएंगे तो जैसे मैथ का थ्योरम सिद्ध करने के लिए आप फार्मूला चलते हैं, वैसे दोनों डेट जैसे मिलेगा तो आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं ये घटना सत्य है, भूलने की संभावना खत्म हो जाएगी। मैच करिए 1795 किताबों में, कुछ किताबों में है कि 1795 में ये एसटी कॉलरिज से मिलते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो दो लोगों से, सबसे पहला एक नाम आता है विलियम टेलर का। विलियम टेलर इनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं पोएम के क्षेत्र में। फिर दूसरा एक नाम आता है विलियम गॉडविन का। इन दोनों लोगों का प्रभाव निश्चित रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर है, लेकिन एसटी कॉलरिज से जब वो 1795 में कहीं कहीं देता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम किताबों में ये डेट है 1797 की जब वो इनसे मिलते हैं। और डोरोथी, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये तीनों लोग चले जाते हैं सोमेरशायर में। ओके, अफ्लैक्सडेन करके एक जगह है, यहाँ पे ये तीनों लोग चले जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, नोट करिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे, इन तीन लोगों को लेक डिस्ट्रिक्ट का पोएट माना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कम्बरलैंड विच वाज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, उत्तरी इंग्लैंड के कम्बरलैंड एक पोर्शन है, जगह है, जहां से जिस लेक डिस्ट्रिक्ट से ये लोग बिलोंग करते थे, तो इन तीनों का संबंध था। 1795 some books declare that S.T. Coleridge and William Wordsworth made in 1795, but no, अगर ये मिले भी हो तो they have started their journey with Dorothy Wordsworth in 1797 to Somerset। और याद रखिएगा 1798 इनके लाइफ में फिर महत्वपूर्ण होने वाला है। 1802 was अनीता वॉलेन से अफेयर को सेटल करके आए और फिर अपनी शादी किए, लेकिन उस शादी के पहले 1788 में ये डेट, ये कैरोलाइन का डेट ऑफ बर्थ अभी आपने पीछे देखा, और ये तो ये किड्स और सेली का है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, कोरिलेट करने के काम आएगा। इसको मैंने केवल इसलिए लिखा ताकि इस घटना से मैं जोड़ सकूं। आगे आप इसे मिटा दीजिए या अपना नोट्स में जब आप सेली और किड्स को हम लोग लेके आएंगे तो एक बार फिर इसे याद करेंगे। तो 1797 में एसटी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी ये सोमेरसाइट के लिए निकल जाते हैं, चले जाते हैं वहां। 1798 जो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेंस, क्या है लिरिकल बैलेंस, अब ये देखिएगा महत्वपूर्ण होने वाला है। 1798 लिरिकल बैलेंस जो है यह विलियम वर्ड्सवर्थ का एसटी कॉलरिज के कोलैबोरेशन में लिखी हुई एक पोयम है, जिसमें इस टाइटल में टोटल 23 वर्क हैं। कितने? 23
Lyrical ballad is a collaboration work with H.T. Coleridge, and there are 23 number of poems are available in this work. इस 23 में से 19 पोयम, कितने? 19 पोयम बाई वर्ड्सवर्थ, किसके द्वारा है? वर्ड्सवर्थ के हैं, और केवल 4 एच.टी. कॉलरिज के द्वारा है। ओके, किसके द्वारा है? तो कॉलरिज के द्वारा लिखा हुआ केवल कितना है? 4 पोयम। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 पोयम है किसके? एच.टी. कॉलरिज के। इसमें पहला है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये तो आप नाम सुने होंगे, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर करके है, राइम के नाम से आप इसे याद करिएगा। दूसरा है मदर चाइल्ड्स टेल करते हैं, या फॉस्टर टेल करते हैं, दूसरा पोयम है। तीसरा है नाइटिंगेल, और चौथा आप नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान में दीजिएगा अभी, नाइटिंगेल, और चौथा जो है डंसियान। ओके, द डंजियान जो है इनका कोड। ये 4 वर्ग जो है एच.टी. कॉलरिज के द्वारा दिए हुए हैं। मदर चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड ऐसे करते हैं, दूसरा थोड़ा सा हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन 19 के 19 जो है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिए हुए हैं। कौन सा? लिरिकल बैलेड। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आने वाली है, ये लिरिकल बैलेड का जो पहला पब्लिकेशन आया है वो 1798 का, दूसरा है 1800, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो प्रश्न पूछता है कि प्रीफेस, कहीं कहीं लिरिकल बैलेड पूछेगा तो उसे आप 1798 बताएंगे। अगर पूछ दे कि व्हेन द प्रीफेस वाज एडेड टू लिरिकल बैलेड, तो उसका डेट आ जाएगा 1800। या कभी कभी पूछता है कि सेकंड एडिशन, दूसरा जो इसका एडिशन आया था वो आया था 1800 में। और इससे एक और संबंधित प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? पोएट्री की जो परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है वह इसके प्रीफेस में ही दी है कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। हमारे अंदर कविता जन्म कब लेती है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने आप ही ओवरफ्लो करती है। जब हमारे अंदर कोई बहुत ही पावरफुल फीलिंग आ जाती है तो पोएम खुद से अपने आप बाहर आ जाती है। ये पोएट्री की जो डेफिनेशन था, which has been given by William Wordsworth in preface, and preface was added in the second edition of lyrical ballad। ये 2-3 सवाल इससे आप संबंधित जान लीजिएगा। अब इसका जो तीसरा है वो 1802 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी हचिंसन से ये 1802 में शादी की है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लिरिकल बैलेड से संबंधित भी एक बात, 1802 इनके जीवन में बहुत बार आना है। एक पोयम है इनका 1802 लंदन करके, ठीक, 2 लंदन आएगा तो विलियम ब्लैक का है शायद, हाँ विलियम ब्लैक का है, और लंदन आएगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। उसी लंदन में ये कहते हैं कि वो लंदन जो है इस समय स्ट्रेंज फेन में, दलदल में फंस चुका है, और मिल्टन को बुलाते हैं। अब याद आया कि वो मिल्टन नाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन आपको इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जो है धन लोलुपता है लोग। और उसी का दूसरा नाम भी है क्या? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। जो कुछ भी बचा हुआ है वो प्रकृति में है, उसी को बचाना है, इसलिए है मिल्टन आपको यहाँ होना चाहिए। तो मिल्टन को ये बहुत फॉलो करते थे। इनकी रचना में मिल्टन के बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, किसी से कट न पाई चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी। जुमले, मिल्टन के जुमलों का बहुत प्रयोग इन्होंने किया है। 1802 में इन्होंने डिक्शन जोड़ा है, और इसका अंतिम जो संस्करण आता है वो 1805 है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं है, ये 5 है, सॉरी 5 ही लिखे थे पढ़ने के लिए। तो 1798 was the first edition of lyrical ballad. 1800 where preface were added, and best definition of poetry has been given by William Wordsworth in preface, that was the second edition of lyrical ballad. 1802 was the third edition in which diction had been added by Wordsworth,
and the last and final edition came in 1805. तो ये महत्वपूर्ण डेट, इस डेट के हिसाब से लिरिकल बैलेट में जो 23 टोटल कविताएं आती हैं, जिसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है और 4 इसमें से जो है वो एस टी कॉलरिज के द्वारा दी गई है। इसके बाद जब आप बात करेंगे इसके अगले वर्क के बारे में, तो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क आता है, जिसका लिरिकल बैलेट के बाद जो इसका फेमस वर्क आता है, इसका नाम है प्रील्यूड, द प्रील्यूड। ठीक, ये बहुत फेमस है। लेकिन इस प्रील्यूड को समझने के पहले आपको एक दूसरा वर्क है, द रिक्ल्यूज। ओके, द रिक्ल्यूज नाम का एक वर्क ये प्लान करते हैं कि हमें द रिक्ल्यूज पे काम करना है, और सोचते हैं कि रिक्ल्यूज का पार्ट बना देना है प्रील्यूड को। लेकिन रिक्ल्यूज की गलती से ये केवल 2 ही बुक लिख पाते हैं। पहला द होम ऑफ ग्रासमेयर, जो इनका घर है, जो इनका विलेज है जहां से ये पैदा हुए थे, और दूसरा बनाते हैं द एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन मतलब होता है छोटी यात्रा, टूर, जर्नी। तो अब समझिएगा इस बात को। पहले रिक्ल्यूज में विलियम वर्ड्सवर्थ हैड मेड हिज प्लान दैट दिस वर्क शुड बी अ वेरी लॉन्ग वर्क एंड दीज 2 मेजर वर्क्स, और आगे प्लान किए थे कि प्रील्यूड और भी बहुत सारे वर्क इसमें उसके पोर्शन हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहला वर्क द होम ऑफ ग्रासमेयर था और दूसरा एक्सकर्शन था। तीसरा जो बुक इन्होंने प्लान किया था वो कभी न लिख पाए, न कभी पब्लिश हो पाई। ओके, एक्सकर्शन की डेट आप याद करने की पूछता है 18014, और इसमें जो है ये 9 बुक्स में बटी हुई थी। ये बेटा याद करिएगा, 9 बुक में, और ये ब्लैंक वर्स में है, ये भी याद कर सकते हैं आप, ब्लैंक वर्स में है। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो हो गया इसका, ये 9 का 9 जो है अलग अलग टॉपिक पे लिखा हुआ है एक्सकर्शन। प्रील्यूड के बारे में अब आ जाइए। प्रील्यूड की रचना 1800 कब हुई ये नहीं कंफर्म है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन 1805 में कहते हैं कि ये लिख के तैयार थी। हालांकि प्रील्यूड का जो पहला ओपनिंग टाइटल था वह था अ पोएम टू कॉलरिज। इस नाम से वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया था कि इसे जब हम पब्लिश करेंगे तो अब पोएम टू कॉलरिज के नाम से पब्लिश होगा। लेकिन 1815 के आसपास दोनों मित्रों में ओपीएम ईटर को लेके, सुरती खैनी गुटखा को खाने को लेके कुछ हल्का विवाद हुआ। कुछ दूरी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, उसको बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कॉलरिज से इनकी दूरी हुई। इसके बाद 1805 में ये वर्क कंप्लीट था लिख के, लेकिन इसका पब्लिश नहीं हो पाया। जब इनकी डेथ होती है, अब इसी डेट को हम चेंज करेंगे, जैसे इसके पहले भी करते आ रहे थे, 05 की जगह 50 कर दो। जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है तो इनकी पत्नी मेरी हचिनसन इस बुक को द प्रील्यूड, ऑटोबायोग्राफिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऑटोबायोग्राफिकल, तो ये पोएम टू कॉलरिज चेंज करके और इसे नए टाइटल के हिसाब से 1850 में इसे पब्लिश करा देती हैं। और याद रखिएगा, ये जो वर्क है ये 14 बुक में, कितने, 14 किताबों में डिवाइड है। और इनके लाइफ का जो मैग्नम ओपस, सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है, वह यही है, कोई दूसरा नहीं है। ये एक्सकर्शन की जब आप बात करेंगे तो ये केवल 9 बुक में है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। लेकिन प्रील्यूड की जब आप बात करेंगे तो ये 14 बुक में है। अभी मैं इस 14 किताबों के ऊपर भी एक छोटा सा 1-1.5-2 मिनट में इसको कंक्लूड कर लूंगा। लेकिन उसके पहले जो अब इसका मेजर एक वर्क आता है, जैसे मेजर वर्क को पहले आप कवर करिए, और मेजर वर्क से संबंधित जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं वो एकदम फोकस्ड और एकदम लर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीजीटी वालों में सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरा चयन नहीं हो पाया इंटरव्यू वगैरह की वजह से, लेकिन तैयारी ठीक हो गई थी। और हालांकि 3 साल हो गया है किताब को छुए हुए, और वीडियो बनाना, चूंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो कुछ भी ऊर्जा है उसको वीडियो में बना के मैं पोस्ट कर दूं, अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। हालांकि ये कठिन काम है, चीजें भूल जाती हैं तो फिर उसे मेमोराइज करना आसान नहीं है। लेकिन जब चीजों को आपने कोरिलेट कर लिया है, जैसे मुझे
कैरोलिन का डेट जो है वो 1792 और शेली का डेट ऑफ बर्थ दोनों याद है तो वो नहीं भूलता है। अब जैसे 1850 देखिएगा एक वर्ड यहाँ है। अब यही जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का एक है मेमोरिकल वर्सेस करके, जो वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखे हैं, उसका भी पब्लिकेशन डेट 1850 ही है। तो जब मैच करेंगे तो न चीजें भूलेंगे न गड़बड़ होगा। एनीवे, रिक्लूस के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि 1798 है, आप देखिए एक 1798 से एक बात और दिमाग में आ गया, एक चीज और याद आ गई, ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था लिरिकल बैलेट की, तो यही मैं कह रहा हूं कि एक आसान काम नहीं है। लिरिकल बैलेट जिसके बारे में आप जान चुके हैं कि 1798, जिसमें पोयम की संख्या कितनी थी 23 में से वर्ड्सवर्थ ने दिया था 19 और कांग्रेस ने 4, कंफर्म हो गया 23। लेकिन इसमें बेटा कभी कभी ये सवाल पूछता है कि ये शुरू किससे हुआ था? राइम से। द राइम ऑफ, पूरा लिख लीजिए, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिसमें वो है ना एक कहानी चलती है। इससे 2-3 सवाल आपको निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एक राहगीर होता है जो बैलेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, 4-4 पंक्तियों में वो पूरी कहानी चल रही है कि वो एक गेस्ट जो है वो एक शादी के लिए जा रहा होता है और एक मैरिनर, एक नाविक से उसकी मुलाकात होती है और वो बात करता है। इसी में जो वो एल्बाट्रस नाम के एक पक्षी को मारता है, फिर पूरी पोयम उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन लाइन में वो पोयम लिखते हैं, लाइन लिखते हैं एस टी कादरीज कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कहता है कि पानी चारों तरफ है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, गला सूख रहा होता है, समुद्र की घटना है। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ये पोयम शुरू होता है और समाप्त जब 23वें नंबर पे आता है तो टिंटन अवे। अब चूंकि इसी डेट को जब मैं लिखा हूं तो ये बात याद आ गया है, फिर पीछे आना पड़ा है। इसीलिए आप किताबें तो मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन जब कोरिलेट करके आप चीजों को याद करेंगे तो कोई किताब आपको केवल मैटर दे देगा, पढ़ना नहीं सिखाएगा, पढ़ने का तरीका नहीं सिखाएगा, कहां से क्वेश्चन आता है ये नहीं बताएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन प्रॉब्लम ओन सेल्फ, योर सेल्फ। टिंटन्स अवे 1798, इसे याद करिए। लिरिकल बैलेट के 23 पोयम, 19 वर्ड्सवर्थ, 4 एस टी कादरीज। पहला जो शुरुआत होता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से, और जो 23वें नंबर की पोयम है वो टिंटन अवे है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात हो रही है, एक और बात कर लीजिए। जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है ये विलियम एस टी कादरीज के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस पोयम को पूरा डिटेल पढ़ लेने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके अगेंस्ट एक वर्क लिखा, पीटर बेल। ये भी पूछता है कि पीटर बेल वाज अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन द रिएक्शन ऑफ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय एस टी कादरीज। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं टिंटन अवे को। तो टिंटन अवे इसके बारे में कहते हैं कि 1793 में वाई एक रिवर है जहां पे ये लोग जाते हैं, वर्ड्सवर्थ और डोरथी। वर्ड्सवर्थ और डोरथी, क्योंकि 1797 में ये लोग एस टी कादरीज से मिलते हैं, 95 या 97 जो भी कर लीजिए। तो ये फिर उसके बाद तीनों लोग 5 साल के बाद, पूछता है ये 5 साल के गैप के बाद ये लोग 1798 में फिर से ये जाते हैं और उसी पोयम का नाम यहाँ पे 1798 में ये लोग टिंटन अवे के नाम से डालते हैं। फिर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है इंटीमेशन एंड ओड। ओके, इंटीमेशन एंड ओड के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक जो है वो 1802 और दूसरा 1804, 2 पार्ट में इसको लिखते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है ना वो डिजेक्शन एंड ओड के रिएक्शन में लिखा गया है, या यूं कह लीजिए कि सेकेंड जो इसका पार्ट है इसके रिएक्शन में एस टी कादरीज ने एक ओड लिखा है, डिजेक्शन एंड ओड। खैर, इसके बाद वर्ड्सवर्थ से मिलने, एस टी कादरीज से मिलने के पहले एक इनका वर्क है 1795 है शायद, देख आप चेक कर लीजिएगा, द वार्डनर्स। द वार्डनर्स ये ट्रेजेडी है, क्या है पूछता है, ट्रेजेडी है। और हाँ, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेनरी 8 के लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। और जैसे इसकी आप बात करेंगे, डेट को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। 95 ही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरी वजह से कहीं ये डेट गलत आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए।
हेनरी एट, ये बस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, लेकिन हेनरी एट से रिलेटेड बॉर्डरर्स ट्रेजेडी है। अब देखिएगा, इसी से संबंधित एक और चीज आपको मिलेगा। एक वर्क है इनका 1815, 14 करने जा रहा था मैं, लेकिन 15 है, लेओडोमिया। एक वर्क है इनका, एक पोयम है जिसका संबंध किससे है? ट्रोजन वार से। ये याद करिएगा, ये दोनों सवाल पूछा जाता है। तो लेओडोमिया इज अ वर्क व्हिच हैज बीन कंपोज्ड इन 1815, was related to Trojan War, and 1795 only one tragedy of William Wordsworth Borderers which were related to Henry VIII। इसके बाद जो इनके और भी मेजर वर्क है, बहुत सारे वर्क हैं, इनके नाम को हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। हाँ, एक पोयम है लूसी पोयम। क्या है? लूसी पोयम। लेकिन इस पांचों का नाम लिखना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। पहला जो है वह है एजुकेशन ऑफ नेचर। एजुकेशन ऑफ नेचर, आप देखिएगा। लेकिन एजुकेशन ऑफ नेचर जिस पोयम के नाम से दिया गया है, इसका पहला लाइन जो था वो था 3 years she grew in sun and shower। अब एक बात समझिएगा, इसी से एक और क्वेश्चन को हम रिलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो पोयम है 3 years she grew in sun and shower, ये लूसी पोयम विच आर द कंपोजिशन ऑफ 5 ग्रेटेस्ट लिरिक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रीपर, आप नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। उसमें उस लड़की के गीत को सुन के वो एक बहुत ही शानदार पोयम लिखे हैं, जिसे वो बैलेट का संज्ञा दिया जाता है, कहीं कहीं लिरिक भी कहा जाता है। हालांकि पढ़ने वाले उसे बाद में डिटेल उसका जान लेते हैं। लेकिन 3 years she grew in sun and shower किससे रिलेटेड है? लूसी नाम की बच्ची से। और इस पोयम को इंटरमीडिएट में पहले सिलेबस में एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से देते थे, लेकिन ये वो टाइटल नहीं है। कंपटीशन में 4 ऑप्शन देगा तो हो सकता है ये दे दे। आप जान लीजिएगा, उसका जो पहला लाइन था 3 years she grew in sun and shower, पहला लूसी पोयम के जो 5 लिरिक हैं उसमें पहला क्या है? 3 years she grew in sun and shower। अब आइए इसी से संबंधित विलियम पीवी शेली का एक वर्क है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। ये इनका एक लिरिक संगीतात्मक पोयम है। पोयम का नाम क्या है? ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। किसका है? पीवी शेली का। लेकिन किताबों में इंटरमीडिएट सिलेबस में स्पेशली लेमेंट के नाम से दिया है लेमेंट। जबकि पीवी शेली का पूरा वर्क आप सर्च कर लेंगे तो लेमेंट नाम से कोई पोयम नहीं मिलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का पूरा पोयम सर्च कर लेंगे, एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल टाइटल क्या थी? 3 years she grew in sun and shower। ओरिजिनल टाइटल क्या है? ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। इसलिए लेमेंट भूल जाइए, इसलिए एजुकेशन ऑफ नेचर भूल जाइए। तो वर्ड्सवर्थ के उस पोयम की पहली लाइन उसका टाइटल है, और पीवी शेली के उस पोयम ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसका पहला ही लाइन जो है उसका टाइटल है। लेमेंट के ऊपर मत जाइएगा। इस पोयम में वो बड़ा विलाप करता है, कहता है कि ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, आज सब कुछ खत्म हो गया, सारा ताकत खत्म हो गया। चूंकि वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा था, शरीर में जान नहीं था, ताकत नहीं था, तो वो रो रहा है कि जहां मैं पहले मजबूती से खड़ा हो जाता था, आज मेरे पांव कांप रहे हैं। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा हुआ नहीं है। सारे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश होकर गा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसे दुख होता है इस बात का, और वो ये पोयम लिखता है। छुप छुप के एहतमा में सफर का पता चला, जब वो मर गया तब उसके हुनर का पता चला। जब एक एक धूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बाहर को मेरे घर का पता चला। इसी टाइप की फिलॉसफी से संबंधित वो पोयम था, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। लेकिन हम लोग वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं। दूसरा है इसमें 3 years she grew in sun and shower, ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा है इसके पांचों का पहले मैं नाम लिख ले रहा हूं, फिर इस पे हम लोग पहला जो इसका टॉपिक है 3 years she grew in sun and shower related to लूसी पोयम। हाँ, सेकंड है she dwelt among untrodden ways। तीसरा है I traveled among unknown men।
A slumber did my spirit seal, strange fates of passion have I known. These 5 poems are considered as the lyric of William Wordsworth, which are related to Lucy poem. ये ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, कभी कभी इसमें से उठा के पूछ लेता है। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीच गैदरर, पीटर बेल, रूथ, लेवडाविया, इनके वर्क को देखा जाए तो बहुत सारा वर्क है। हाँ, अंतिम में जो एक हम लोग बात किए थे कि प्रिल्यूड जो है, द प्रिल्यूड, ये जो बुक है ये कितने किताब में थी? 14 ब्लैंक वर्स में, और हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है, ये आप जानते होंगे। तो इसके जो 14 बुक है, इसमें जो पहला है वो चाइल्डहुड से, अपने बचपन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले बुक में जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो है बचपन, और इसी बचपन में वो फिर अपने स्कूल से संबंधित बातों को लिखते हैं, बुक फर्स्ट में। ओके, बुक जो सेकंड है इसमें उसी स्कूल के टाइम को ये कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, स्कूल का टाइम, स्कूल को ये दूसरे वाली बुक में भी कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जो वर्क है कैम्ब्रिज के रेजिडेंस के बारे में लिखते हैं। थर्ड जो है वो कैम्ब्रिज, लिख सकते हैं आप, कैम्ब्रिज आवास का जिक्र करते हैं। ये क्यों पूछा जा रहा है, ये पूछेगा। इनकी जो फोर्थ बुक है ये महत्वपूर्ण होने वाली है, इसमें समर वेकेशन के बारे में बात करते हैं, ये बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन, ओके, गर्मी की छुट्टी। अब देखिएगा फोर्थ बुक में ये समर वेकेशन लेके आते हैं, और जो इनकी 8वीं है इनका वर्ड्सवर्थ का, इसमें वो लेके आते हैं नेचर को, इसमें वो प्रकृति के प्रेम को दिखाते हैं। प्रकृति के प्रेम को दिखाने का जो इनका पोर्शन है वो 8वां है, इससे याद करिएगा। पहला बचपन, दूसरा स्कूल और बचपन दोनों, कैम्ब्रिज आवास, गर्मी की छुट्टी। 5वां जो है इनके प्रिल्यूड का जो 5वां, इसमें वो किताबों के प्रेम को दिखाते हैं। किताब जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, किताबों का क्या रोल हो सकता है। हालांकि 6वें में कैम्ब्रिज में फिर वापस आते हैं, कैम्ब्रिज आवास को। और 7वां, जैसे अब एक बात समझिएगा, 8वां तो प्रकृति का है, लेकिन 8वां यहां मैंने पहले लिख दिया। 7वां जो है कैम्ब्रिज से ये सीधे लंदन प्रस्थान करते हैं, लंदन आवास। 8वां आपके पास पता है 9, 10, 11, 12, 13 और 14, और 14वां जो है वो उपसंहार है, कंक्लूजन कर देते हैं। फिर बीच में हम आते हैं अभी, लेकिन ध्यान दीजिएगा बचपन और कैम्ब्रिज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है। पूछेगा चौथा, क्या है चौथा? समर वेकेशन। फिर पूछेगा 8वां क्या है? 8वां कहेगा प्रकृति का प्रेम। इसके बाद फिर ये फ्रांस में भी तो गए थे, तो फ्रांस आवास से संबंधित आपका 8वां आ जाएगा। इसके बाद फ्रांस के आवास का उसमें कंटिन्यू कर देते हैं, फिर फ्रांस को समापन करते हैं। फिर इमेजिनेशन की बात करते हैं। 10वां फ्रांस है, इसमें फ्रांस है, इमेजिनेशन है, इसमें अपने प्रकृति को लेके कल्पना करते हैं, इसमें भी इमेजिनेशन है। और यहाँ पे जाके उपसंहार कर देते हैं, कंक्लूजन कर देते हैं। मेन इसमें ये है कि समर वेकेशन 4th बुक में है, और नेचर ऑफ लव जो है वो प्रकृति प्रेम, ये किसमें है? 8वीं बुक में है। तो मिला जुला के वर्ड्सवर्थ के ऊपर फिलहाल जितना याद आया उतना इस वीडियो में है। आगे के वीडियो में हम लोग इनके एक एक वर्क को कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।